जब गोली ने युवराज रुद्रदेव को ये बताया कि सिद्धार्थ का संबंध बुद्धा मार्शल आर्ट से है, क्योंकि अमन ने एक बार सिद्धार्थ की माँ को वहां देखा था और वो उनसे मिलने के चक्कर में अंदर चला गया था, जहां पर उनकी भीखू से लड़ाई हो गई थी। और अगर बीरेन शर्मा टाइम से ना आते तो शायद अमन मारा भी जाता। तो युवराज रुद्रदेव का चेहरा खुशी से खिल उठा था। गोली की बात सुनने के बाद उनके दिमाग में एक बात आ गई थी कि भले ही बुद्धा मार्शल आर्ट्स में उन्हें सिद्धार्थ ना मिले, लेकिन सिद्धार्थ से मिलने का रास्ता वहां से मिल सकता है। उन्होंने उसके बाद गोली को अंगूठी में बंद किया और फिर शांति देवी को बुला लिया था। और फिर सिद्धार्थ से मिलने की बात कहकर वो शांति देवी और रॉकी के साथ बुद्धा मार्शल आर्ट्स की तरफ निकल पड़े थे। युवराज रुद्रदेव जब बुद्धा मार्शल आर्ट्स के गेट के बाहर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। और उस शक्ति का एहसास होते ही युवराज रुद्रदेव की बाछें खिल गई थी। उन्हें वहां पर पारद की शक्ति का एहसास हो रहा था, और पारद की शक्ति का एहसास होने का मतलब साफ था कि सिद्धार्थ यहाँ पर आया जरूर होगा, तभी उन्हें पारद की शक्ति का एहसास हो रहा है। सिद्धार्थ यहाँ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ आया हो। युवराज रुद्रदेव ने अपने बगल में बैठी शांति देवी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इसका गेट तो बंद है और अंदर जरूर सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो हम अंदर कैसे जाएंगे? शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव की ओर देखते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। हमें सिद्धार्थ का सुराग यहीं से मिल सकता है। युवराज रुद्रदेव ने शांति देवी से कहा और फिर उसके बाद अपना दिमाग दौड़ाने लगे थे। इधर युवराज रुद्रदेव सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए अपना दिमाग दौड़ा रहे थे और दूसरी तरफ रुक्मिणी के साथ गार्डन में बैठा सिद्धार्थ देवयानी को ढूंढने की तरकीब निकाल रहा था। अब तक हुई घटनाओं से उसे ये तो अंदाजा हो चुका था कि देवयानी का रुक्मिणी के भाई अनिकेत से कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन वो संबंध क्या है और उस संबंध की कड़ी को आपस में कैसे जोड़ा जाए कि जिससे देवयानी का पता लग जाए, इस बारे में अभी सिद्धार्थ कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। अभी सिद्धार्थ अपना दिमाग दौड़ा ही रहा था कि तभी उसकी निगाह अपने सामने लगे पेड़ों के झुरमुट की तरफ चली गई थी और उसे वहां पर कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। सिद्धार्थ ने जब ध्यान से उस झुरमुट की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर कैमरे का लेंस दिखाई दे रहा था। वहां पर कैमरे का लेंस देखते ही सिद्धार्थ के दिमाग में अनजान आशंका दौड़ गई थी। उसने कैमरे को कनखियों से देखना शुरू कर दिया था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि उस कैमरे से उसकी पिक क्लिक की जा रही है, और जैसे ही उसे फोटो खींचे जाने का एहसास हुआ, उसने उठकर सीधा कैमरा जिस तरफ दिखाई पड़ रहा था उस तरफ दौड़ लगा दी थी। जो आदमी सिद्धार्थ और रुक्मिणी की एक साथ फोटो खींच रहा था, उसने जब सिद्धार्थ को अपनी ओर आते देखा तो वो भागा और सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। वो आदमी अपने हाथ में कैमरा लेकर आगे आगे भाग रहा था और सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। उस आदमी ने अपना चेहरा मास्क लगाकर ढका हुआ था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। वो आदमी भले ही किसी ट्रेंड एथलीट की तरह भाग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ की रफ्तार के आगे उसकी रफ्तार कुछ नहीं थी। सिद्धार्थ दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गया था और उसका हाथ अपने सामने भाग रहे आदमी के कॉलर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी सिद्धार्थ के बगल से एक एसयूवी गाड़ी सन्न से निकली और जाकर उस आदमी के बगल में खड़ी हो गई थी। और सिद्धार्थ के देखते ही देखते उस गाड़ी का दरवाजा खुल गया था और फिर दो हाथ बाहर निकले और उसने सिद्धार्थ के सामने भाग रहे उस आदमी को खींच लिया था और खींचकर गाड़ी में डाल लिया था। और फिर वो गाड़ी तेज रफ्तार के साथ सिद्धार्थ के सामने से चली गई थी। ये सारी चीजें इतनी तेजी से हुई थी कि सिद्धार्थ को संभलने का मौका तक नहीं मिला था और वो अवाक खड़ा अपने सामने से उस गाड़ी को जाते हुए देखता रह गया था। इधर सिद्धार्थ उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था और दूसरी तरफ वो आदमी जिसे गाड़ी में बिठाया गया था, उसकी सांसें अभी तक बढ़ी हुई थी। कैसे जासूस हो तुम कि तुमसे एक कैमरा तक नहीं छिपाया गया? बच गए, वरना अभी लेने के देने पड़ जाते। उस आदमी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी और वो आवाज और किसी के नहीं बल्कि ईटानगर के पूर्व एसपी राजकरण वर्मा की थी, जो योगेंद्र सिंह और शुभांकर मिश्रा की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईटानगर से सिद्धार्थ का पीछा करते हुए जयपुर तक आए थे। राजकरण वर्मा के इतना कहने के बाद उस आदमी ने अपना मास्क उतार दिया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एसटीएस का मेंबर भावेश कुमार था। भावेश वही शख्स था जिसको चंदन ने सिद्धार्थ से लड़ने के लिए तब भेजा था जब सिद्धार्थ पहली बार एसटीएस ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और चंदन सिद्धार्थ की स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहा था कि सिद्धार्थ को अभी भी लड़ना आता है या नहीं। राजकरण वर्मा जब ईटानगर से जयपुर आए थे तो सिद्धार्थ के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो या तो मारे जा चुके थे या गायब थे।
चंदन को हर्षवर्धन सिंह ने मार दिया था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो गायब था। यही हाल भीम सिंह और पेमा का भी था। पेमा को चंदन ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से किसी और जगह उस वक्त शिफ्ट किया था जब इस्मा ने एसटीएस के चीफ राकेश अस्थाना का कत्ल किया था, और उसके बाद फिर इस्मा ने जयपुर पर हमला कर दिया था, और फिर चंदन गायब हो गया था, या दूसरे शब्दों में कहें कि मारा जा चुका था। इसलिए किसी को भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिर पेमा है कहाँ। भीम सिंह को शायद ये बात मालूम थी, लेकिन WTC मॉल में हुए हमले के बाद वहां से भागा भीम सिंह अभी तक किसी के सामने नहीं आया था, इसलिए उसकी खोज खबर चालू थी। सॉरी सर, मैंने पूरी सावधानी बरती थी, फिर भी उसने मुझे देख लिया। भावेश ने राजकरण से माफी मांगते हुए कहा, और उसके इतना कहने के बाद राजकरण ने में सिर हिला दिया और आगे बोले, सिद्धार्थ बहुत ही माइंडेड, ताकतवर और फुर्तीला है। अगर उसका राज बाहर निकालना है तो हमें एक्स्ट्रा सावधानी से काम करना होगा। तुम लोग वहां नहीं थे, लेकिन मैंने देखा था कि कैसे उस अकेले बंदे ने पूरे सिटी हॉस्पिटल को आतंकियों के चंगुल से छुड़ा लिया था। इसलिए सब लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहो, और हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई उसके हाथ ना लगना, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर पृथ्वीराज सिंह का हाथ उसके सिर पर है, और उसके साथ साथ उसने यहाँ के राज्यपाल महाराज जयवर्धन सिंह राठौर की बेटी राजकुमारी प्रियांशी की जान भी 2 बार बचाई है। तो अगर कोई उसके हाथ लगा तो याद रखना कि सिस्टम उसी का साथ देगा। फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि चंदन समेत एसटीएस के बाकी मेंबर कहाँ हैं और सिद्धार्थ का हाथ उन दोनों के कत्ल में था भी या नहीं। राजकरण वर्मा सिद्धार्थ के बारे में बताते हुए अपने शागिर्दों को समझा रहे थे, और उनके शागिर्द बहुत ध्यान से राजकरण वर्मा की बात सुन रहे थे। इधर राजकरण वर्मा सिद्धार्थ के बारे में बात कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ भावेश को पकड़ने में नाकाम सिद्धार्थ वापस हॉस्पिटल के गार्डन में पहुंच चुका था। जब वो वापस उस जगह पर पहुंचा जहां वो रुक्मिणी और गुल्लू को छोड़कर गया था, तो उसने पाया कि वो दोनों बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रुक्मिणी और गुल्लू ने सिद्धार्थ को आते हुए देखा कि वो भागते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंच गए थे। कौन था वो सिद्धार्थ? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से सवाल किया। पता नहीं कौन था, लेकिन कोई तो ऐसा जरूर था जिसको हमारी लाइफ से बहुत मतलब है। सिद्धार्थ ने इतना कहते हुए एक लंबी सांस भरी और फिर वहीं पड़ी बेंच के ऊपर बैठ गया था। पकड़ क्यों नहीं पाए उसे? जैसे ही सिद्धार्थ बेंच के ऊपर बैठा, उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। अरे मैं दौड़ा भाई उसके पीछे, लेकिन तब तक एक गाड़ी आ गई और उसे लेकर चली गई। सिद्धार्थ ने खींचते हुए कहा। तो उड़ नहीं सकते थे क्या? गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। हाँ, तुम्हारे बाप ने मेरे पीठ पर पंख लगा दिया है ना, इसलिए मैं उड़ने लगा हूँ। क्या यार गुल्लू, बेवकूफों के जैसे बातें करके मेरा दिमाग खा रहे हो। सिद्धार्थ की खींच अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अरे नहीं भाई, तुमने बताया था कि जब तुम्हारे ऊपर ईटानगर में अटैक हुआ था तब तुम उड़ते हुए दूर जा गिरे थे, इसलिए हमें लगा कि तुम उड़ने लगे हो, इसलिए पूछा। गुल्लू ने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया और अपनी गोल गोल आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगा था। सिद्धार्थ का मन तो कर रहा था कि ऐसा मजाक उड़ाने के लिए वो गुल्लू को उठाकर दूर फेंक दे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था कि गुल्लू के बगैर वो एकदम बेकार है, इसलिए वो कसमसा कर रह गया था। तो अब हमें एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्यों सिद्धार्थ? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर हम एक्स्ट्रा सावधान ना रहे तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरी शक्तियों के बारे में अब धीरे धीरे जानकारी कई लोगों को होने लगी है। सिद्धार्थ ने इतना कहते हुए एक लंबी सांस भरी और उसके बाद बेंच के ऊपर पसर गया था। सिद्धार्थ और रुक्मिणी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने से एक वार्ड बॉय दौड़कर आता हुआ दिखा। वो वार्ड बॉय रुक्मिणी के साथ काम करता था, इसलिए जब रुक्मिणी ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो किसी अनजान खतरे की आशंका मन में लिए हुए वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। तब तक वो वार्ड बॉय उनके पास आ गया था। क्या हुआ? रुक्मिणी ने उस वार्ड बॉय को देखते हुए सवाल किया। मैं आपको नहीं, इन भैया को बुलाने आया हूँ, वार्ड बॉय ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, और जैसे ही उसने इतनी बात कही, सिद्धार्थ चिहुक कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। क्या हुआ भाई? सिद्धार्थ ने उस वार्ड बॉय से सवाल किया। आपके पिताजी की हालत खराब हो रही है, आपकी मां रो रही है, वीरेंद्र शर्मा जी ने आपको बुलाने के लिए भेजा है, उस वार्ड बॉय ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा। और जैसे ही उसने सिद्धार्थ से इतना कहा कि सिद्धार्थ के कदम अपने आप ही सी विंग की तरफ बढ़ गए थे, जहां पर उसके पिता महेश एडमिट थे। आगे आगे सिद्धार्थ भागते हुए सी विंग की तरफ जा रहा था
और उसके पीछे पीछे रुक्मिणी, वो वार्ड बॉय और गुल्लू दौड़ रहे थे। सिद्धार्थ के दिमाग में अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर तमाम उल्टी सीधी आशंकाओं ने जन्म ले लिया था, जो सिद्धार्थ को डरा रही थी। इधर सिद्धार्थ अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पाकर भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। उधर उससे कई किलोमीटर दूर ईटानगर के जंगलों के बीच युवराज रुद्रदेव, शांति देवी और रॉकी भाग रहे थे और उनके पीछे करीब 20 की संख्या में निंजा वॉरियर्स लगे हुए थे, जो उन तीनों को जान से मारने पर आमादा थे। उनकी आंखों में इन तीनों के लिए बेतहाशा नफरत साफ दिखाई दे रही थी। युवराज रुद्रदेव के दाहिने हाथ के पास एक कट दिखाई दे रहा था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कट उनको किसी के साथ संघर्ष करते हुए लगा है। अभी वो तीनों भाग ही रहे थे कि तभी शांति देवी का पांव फिसल गया था और जैसे ही शांति देवी का पांव फिसला, वो नीचे गिर गई थी। चूंकि वो लोग जिस तरफ भाग रहे थे वो थोड़ी चढ़ाई वाली जगह थी, इसलिए जैसे ही शांति देवी का पांव फिसला, वो सरकते हुए नीचे की तरफ चली गई थी और उनको नीचे की तरफ जाते देखकर युवराज रुद्रदेव ने उन्हें पकड़ने के लिए छलांग लगा दी थी। युवराज रुद्रदेव ने छलांग लगाकर शांति देवी को नीचे जाने से बचा लिया था, लेकिन वहां पड़े पत्थरों के ऊपर रगड़ने से शांति देवी के पैर जगह जगह कट गए थे, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रही थी। इसलिए युवराज रुद्रदेव ने उन्हें उठा लिया था और गोदी में लेकर भागने लगे थे। युवराज रुद्रदेव भाग तो पूरी ताकत के साथ रहे थे, लेकिन शांति देवी को अपनी गोदी में उठाने की वजह से उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। इसलिए उनका पीछा कर रहे निंजा वॉरियर्स उनके एकदम करीब आ गए थे और उनमें से एक ने युवराज रुद्रदेव के ऊपर बूमरैंग चला दिया था, जो जाकर युवराज रुद्रदेव के सिर से टकरा गया था और वो मुंह के बल आगे गिर पड़े थे और लुढ़कते हुए चले गए थे। आखिर क्यों कर रहे थे बुद्धा मार्शल आर्ट्स के निंजा युवराज रुद्रदेव का पीछा, और कैसे लगा था युवराज रुद्रदेव के हाथों में कट का निशान, और क्या है महेश की तबीयत के अचानक से सीरियस हो जाने के पीछे का राज? क्या सिद्धार्थ को पता चल जाएगा अपने पिता की बीमारी का असली सच? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।